ऑफिस रोमांस, तुम्हें इग्नोर करना मेरे बहुत मुश्किल था स्वीट हार्ट, बट आई डू इट। अनिका एकांश को आंखें फाड़ कर देखने लगी। उसके चेहरे के भाव बदल गए। जहां वो अब रोने को आ गई थी, उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया और वो एकांश के सीने पर अपने दोनों हाथों से मौके बरसाते हुए क्यूट किटन जैसा मुंह बनाकर बोली, अंडस को तुम सुबह से मुझे परेशान कर रहे थे। बट वाई 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 बोलते हुए अनिका और जोर जोर से एकांश के सीने पर मौके बनाकर बरसाएं जा रही थी। एकांश ने अनिका की कलाई को अपने दोनों हाथ से पकड़कर उसके कमर के पीछे कर दिया और फिर उसके दोनों हाथ को एक ही हाथ से पकड़ते हुए दूसरे हाथ से अनिका के खुले बालों को उसके चेहरे के पीछे करते हुए बोला, डू यू रिमेंबर स्वीट हार्ट, तुमने कल रात क्या बोला था कि तुम्हें मेरे इग्नोर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कैसे तुम्हारे चेहरे के 12 बज गए। इतनी डेस्परेट हो गई तुम मेरे लिए कि खुद मेरे ऑफिस तक चली आई। ये प्रूफ करता है कि तुम्हें मुझे फर्क पड़ता है। अनिका तेजी से अपनी बॉडी मूव करते हुए एकांश की गिरफ्त से अपने हाथ छुड़ाते हुए बोली, अंडस को लीव माई हैंड, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम इतने ज्यादा ड्रामेबाज कैसे हो सकते हो मिस्टर थर्की? और मैं सोच रही थी कि तुम सीरियसली मुझसे ऊब गए हो और तुम्हारा मुझसे इंटरेस्ट खत्म हो गया है। ये सुन एकांश गर्दन टेढ़ी करके अनिका को मदहोश नजरों से देखते हुए हल्की सी स्माइल करके बोला, अंडस को रियली बेबी, बट अभी तो मैंने तुम में ठीक से इंटरेस्ट लिया भी नहीं है स्वीट हार्ट, और तुम इंटरेस्ट खोने की बात कर रही हो। अभी तो बहुत कुछ बाकी है तुम्हारे साथ करने के लिए। अनिका हैरत से एकांश की बात पर उसे पूछने लगी, अंडस को क्या मतलब, अब क्या बाकी है? और देखो सब कुछ सोल्ड आउट हो गया है, तो मैं घर जा रही हूँ। शाम को आना, फिर बात करते हैं। अभी छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। बोलकर अनिका फिर से अपने आप को एकांश से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तभी एकांश ने अपने दूसरे हाथ को अनिका के कमर पर लाकर उसे चूटी काट ली। अनिका जोर से चिल्लाते हुए बोली, अंडस को आय, क्या किया तुमने? इतनी जोर से चूटी कौन काटता है? छोड़ो मुझे जाने दो। तुम इस वक्त अपने ऑफिस में हो ना, तो कम करो। एकांश बोला, अंडस को वही तो कर रहा हूँ। अनिका, अंडस को ये काम है तुम्हारा, अगर अभी मैं नहीं आती तो? एकांश ने जवाब दिया, अंडस को अगर नहीं आती तो ये सब घर पर होता, बिकॉज मैं ज्यादा देर तक तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाता और तुमसे मार मान जाता। अनिका सोचने वाली शक्ल बनाकर एकांश से बोली, अंडस को अच्छा, तो फिर तो मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। शाम तक तो तुम खुद ही सुधर जाते। फालतू में मैंने अपना टाइम वेस्ट किया यहाँ आकर। एकांश अनिका की कमर को झटके से खींचते हुए उसके सीने को अपने सीने से चिपकाते हुए उसके होठों के बेहद करीब अपने होंठ लाकर बोला, अंडस को तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ है बेबी, तुमने अपने टाइम को सही जगह इस्तेमाल किया है, इसके लिए तो तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए। बोलकर एकांश ने अनिका के होठों से अपने होंठ जोड़ दिए। अनिका का सर एकांश के कंधे से टिका हुआ था और वो अपना चेहरा एकांश की तरफ किए ही अपने होठों पर एकांश के होठों को महसूस कर रही थी। एकांश और अनिका के स्वाद में खो गया था और वो अनिका को पैशनेट किस किए ही जा रहा था कि तभी एकांश का फोन रिंग हुआ। एकांश ने फोन के रिंग को एक बार अवॉइड किया और लगातार अनिका को किस करता रहा। तभी फोन की घंटी बंद होकर दोबारा बजनी स्टार्ट हो गई। अभी किस किए हुए सिर्फ 3 मिनट ही हुए थे कि एकांश ने किस ब्रेक करके फोन की तरफ गुस्से से देखा और अनिका के दोनों हाथ छोड़कर उसे सिर्फ कमर से होल्ड किए हुए फोन उठाकर बिना फोन स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोला, अंडस को अब कौन है उल्लू का पट्टा? एकांश ने जल्दी से कॉल रिसीव करके कान से लगाया। एकांश के एक आदमी का कॉल था जिसने एकांश से
फोन पर कहा अंडरस्को, सर, हमारे ऑफिस के उस गद्दार का पता लग गया है जिसने हमारे प्रेजेंटेशन की पेन ड्राइव चुराकर हमारे रिवाल्वर देने की कोशिश की थी। अनिको के पास अनिका बैठी हुई थी, इसलिए वो कोई खतरनाक रिप्लाई नहीं दे सकता था। इसलिए उसने शांत दिमाग से अपने आदमी से फोन पर कहा अंडरस्को, हम उनकी अच्छे से बैठाओ, खातिरदारी करो उनकी, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में आता हूँ। एकांश ने कॉल कट कर दिया और बेपरवाही से अपने फोन को टेबल पर स्लाइड करते हुए फेंक दिया। अनिका फोन को एक नज़र देखते हुए एकांश से बोली अंडरस्को, क्या हुआ? तुम्हें जरूरी काम है क्या? कोई आया है? उनकी खातिरदारी करने को कहा था ना तुमने? जाओ तुम उनकी खातिरदारी करो। अगर तुम नहीं गए तो उन्हें बुरा लगेगा। मैं अभी घर जाती हूँ। हम रात में बात करते हैं, इतना बोल अनिका दोबारा एकांश की गोद से उठने की कोशिश करने लगी। तभी एकांश, जिसका हाथ अभी भी अनिका की कमर पर कसा हुआ था, उसने दोबारा से अनिका के पेट पर चूंटी काटते हुए कहा अंडरस्को, चुपचाप यही बैठी रहो। अनिका सिसकी लेते हुए अपनी कमर से सहलाने लगी और एकांश को गुस्से से देखकर बोली अंडरस्को, अब क्या है? और तुम बिजी नहीं हो? जो तुमने फोन पर कहा कि तुम बिजी हो, जाने क्यों नहीं देते मुझे? एकांश अनिका के चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए उसके गाल पर अपना अंगूठा चलाते हुए उसे काफी नमी से देखते हुए बोला अंडरस्को, इतनी जल्दी कैसे जाने दूं? अभी तो तुम्हारी किस ने भी मुझे ठीक से सेटिस्फाई नहीं किया और अभी तो। अनिका सवालिया अंदाज में एकांश को देखते हुए बोली अंडरस्को, अभी तो मतलब? एकांश गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए अनिका के कान के पास अपने होंठ लाते हुए बिल्कुल धीमी आवाज में बोला अंडरस्को, आई वॉन्ट यू बेबी। एकांश के सांसों की गर्म हवा अनिका के कानों में पड़ने लगी। उसकी आवाज और इंटेंशंस से अंदर से अनिका पूरी तरह से सिहर गई और अपने थरथराते होंठ से वो एकांश को मना करने ही वाली थी कि तभी अचानक ही एकांश ने अनिका के ईयरलॉब पर जोर से बाइट कर लिया और अनिका की आह निकल गई। तुरंत ही एकांश ने अनिका को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी सीट पर से खड़ा होते हुए उसे अपने केबिन में मौजूद रैक के पास ले गया, जहां एक सीक्रेट दरवाजा होता है जिसे एकांश किताब हटाकर अपने फिंगरप्रिंट या आई कांटेक्ट सिस्टम से खोलता है। एकांश बिल्कुल वैसा ही किया और सामने से रैक हट गया और उसके बाद एक स्टील का दरवाजा आया जो आई कांटेक्ट के जरिए स्लाइड होकर 2 भागों में बट गया। अंदर बिल्कुल आलीशान कमरा था जहां दुनिया की हर सुख सुविधा मौजूद थी। एकांश अनिका को गोद में लिए ही कमरे के अंदर एंटर हो गया और दोबारा से उसने आई कांटेक्ट के जरिए कमरा बंद कर लिया। अनिका एक नज़र गेट की तरफ देखते हुए दोबारा एकांश को घूर घूर कर देखने लगी। उसके दिल की धड़कनें तेज तेज चलने लगी थी। उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि वो अंदर से कितना डर चुकी है। एकांश ने सीधा अनिका को बेड पर ले जाकर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आते हुए उसके चेहरे पर आते बालों को साइड करके उसके लेफ्ट साइड वाले गाल पर अपने होठों से धीरे धीरे छूने लगा और उसे महसूस करते हुए बोला अंडरस्को, आई कैंट ईट वेट स्वीट हार्ट, आई वॉन्ट यू बैडली। अनिका ने घबराते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और एकांश से हकलाते हुए बोली द द द देखो, यहाँ नहीं, तुम मेरे कपड़े फाड़ देते हो, मैं दोबारा क्या पहनूंगी? अभी रहने देते हैं, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। एकांश अनिका का चेहरा पकड़ अपने सामने करते हुए बोला अंडरस्को, डोंट वरी बेबी, आई गिव यू अ चांस, खुद ही कपड़े मैनेज कर लो। इधर तुषार लैपटॉप में मीटिंग अटेंड कर लैपटॉप बंद करके टेंशन में बोला अंडरस्को, उस रमन को पेनड्राइव चुराने का मौका तो मैं खुद देता था, कहीं ये बात एकांश को पता चल गई तो वो अच्छे से समझ जाएगा कि हमारी अदर प्रेजेंटेशन जिसकी प्रिपेयरिंग मैं नहीं करता
इसका हमेशा फ्लॉप होने का रीज़न क्या है? वो तो मुझे जिंदा ही गाड़ देगा। एक काम करता हूँ, इस आदमी को किसी तरफ जान से मार देता हूँ, फिर न रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तभी तुषार को किसी का कॉल आया। तुषार ने फोन देखा तो रिया का कॉल आया था। तुषार हड़बड़ाहट में कॉल रिसीव करते हुए बोला, अंडरस्को, हाँ बोलो क्या काम है? रिया जो बेड अपने कमरे की खिड़की से बाहर का बाजार देखते हुए चेहरे पर सर्द भाव लिए थी, वो तुषार से बोली, अंडरस्को, क्या हुआ तुषार? अचानक से तुम्हारे बोलने का तरीका क्यों चेंज हो गया? मन भर गया मुझसे, अब बात करने का भी जी नहीं करता। तुषार जो फोन को कंधे और कान में बीच टिकाए अपने ड्रॉ में कुछ ढूंढ रहा था, वो सीधे खड़ा हो गया और अपने सेंस में आते हुए रिया से बोला, अंडरस्को, नो बेबी, कुछ काम कर रहा था बट अब बंद कर दिया। तुम बोलो क्या कर रही हो? रिया खिसकी से बाहर दिखती हुई बोली, अंडरस्को, मुझे तुमसे अभी मिलना है, कम हियर नाउ। कुछ पूछना है तुमसे? तुषार चौंकते हुए बोला, अंडरस्को, क्या पूछना है बेबी? पूछो, मैं सुन रहा हूँ। रिया जिद करते हुए बोली, अंडरस्को, प्यार करते हो मुझसे या बस प्यार का नाटक करते हो? तुषार, अंडरस्को, वाई बेबी, अचानक से ये सब क्यों पूछ रही हो तुम? क्या हुआ? रिया, अंडरस्को, आते हो या नहीं? एक ट्रेंड एजेंट हूँ मैं, इतनी कमजोर नहीं पड़ी एक गोली खा के कि तुमसे मिलने तुम्हारे ऑफिस न आ पाऊँ। फिर एकांश मुझे जिंदा देख लेगा और मैं कैसे बची? जवाब तुम दोगे। टेल मी, आते हो या नहीं? तुषार रिया को शांत कराते हुए बोला, अंडरस्को, ओके ओके बेबी, आ रहा हूँ, अभी उड़ते हुए आया, जस्ट वेट, कहते हुए उसने कॉल कट कर दिया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, अंडरस्को, हाँ, इस लड़की को बचाकर अलग ही मुसीबत मोल ले ली मैंने। अगर इससे प्यार नहीं करता होता तो गला दबा देता तुरंत जाके इसका। मेरा सुकून है ये, बट चुड़ैलों की तरह कभी कभी बहुत खून पीती है। अब उस आदमी से कैसे निपटूं? यहाँ तो ये पता नहीं क्यों मिलने बुला रही है, ये जानते हुए भी कि ये मेरा वर्किंग टाइम है। डिस्कस्टिंग। इधर एकांश अनिका एक ही ब्लैंकेट में ओढ़े हुए बेआबरू एक दूसरे से लिपटे हुए थे। एकांश अनिका के ऊपर लेटा हुआ था और उसकी गर्दन में अपना मुंह घुसाए उसे किस और बाइट किए जा रहा था। अनिका गहरी सांसें और सिसकियां लेते हुए एकांश के न्यूड पीठ पर अपने हाथ चला रही थी। थोड़ी देर में एकांश और वाइल्ड हो गया और अनिका एकांश के नीचे बहुत टेयर फील करने लगी। वो थक कर बोली, अंडरस्को, प्लीज मिस्टर थर्की, स्टॉप, मुझे सोना है, बहुत थक गई हूँ मैं, घर जाऊंगी। एकांश अनिका के ऊपर से उठकर उसके बगल में आके लेट गया और उसके सिर को अपने हाथ से सहलाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्को, स्लीप स्वीटहार्ट, जब मैं जाऊंगा तो तुम्हें जगा दूंगा। अनिका थकी हुई शक्ल से हल्की खुली आंखों के साथ एकांश को देख के बोली, अंडरस्को, ओके, और उसने अब अपनी पूरी आंखें बंद कर ली। एकांश ने अनिका को अच्छे से पूरा ब्लैंकेट से कवर कर दिया और अपने कपड़े उठाकर पहनते हुए एक नज़र सोती हुई अनिका को देख अपने सीक्रेट कमरे से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वो कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा जहां 4 बाउंसर्स एक आदमी को चेयर से बांधे उसे घेर कर खड़े थे। उन सब को देखकर ही उस आदमी की हालत पहले से पतली थी। तभी उसने सामने से आते एकांश को भी देख लिया और अचानक ही उसने डर के मारे अपनी पैंट गीली कर ली। आगे जारी है। CH-106 रिया की गन पॉइंट पर तुषार एक और चेयर से बंधे उसे आदमी के सामने। जैसे ही उस आदमी ने एकांश को देखा, उसने अपनी पतलून गीली कर ली। उसकी आंखों में डर देखते ही बन रहा था। उस एसी वाले कॉन्फ्रेंस रूम में वो आदमी इस वक्त पसीने से लथपथ हो चुका था। चारों बाउंसर्स उसे घेर खड़े थे। एकांश ने आदमी को देखकर
अपनी गर्दन एक तरफ झुकाते हुए दूसरी तरफ हाथ मलते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्को, बताओ, किसके कहने पर तुम ये सब कर रहे थे? कितने पैसे मिले तुम्हें इस चीज के? मेरे ऑफिस से बाहर मेरे न्यूली प्रोजेक्ट की खबरें तुम क्यों सप्लाई कर रहे थे? तुम्हारे चलते पता है, मेरे 3 प्रोजेक्ट्स हाथ से निकाल, वो भी एक दिन के अंदर। बताओ, क्या सजा दी जाए तुम्हें? आदमी डर के मारे, जिसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी, हिम्मत करके उसने एकांश से कहा, अंडरस्को, सर 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 प्लीज ऐसा मत करिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ये सब किसने किया? बस मुझे छोड़ दीजिए। एकांश ने आदमी के चेहरे से होते हुए नीचे आकर उसकी पेंट देखी और मुंह बनाते हुए बोला, अंडरस्को, शिट, 35 साल के हो गए हो रावत, लेकिन सू अभी भी पेट में ही करते हो। व्हाट द फक? तुम्हें दूसरा जन्म लेना होगा। तुम्हारी मॉम ने तुम्हें सिखाया नहीं है कि बड़े होने पर वॉशरूम जाया करते हैं? वो आदमी गिड़गिड़ाते हुए बोला, सर प्लीज, मुझे आपसे डर लगता है, इसलिए ये सब हो गया। एकांश उस आदमी के चेहरे से अपनी नजरें फेरते हुए बोला, अंडरस्को, तुमने 2 बुरे काम किए हैं। मेरे राइवल्स के सामने मेरी इमेज खराब कर दी और यहाँ मेरा फ्लो गंदा कर दिया। मुझे तुमसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए थी रावत, मैं तो बस तुम्हें आखिरी बार गुड बाय बोलने आया था। एकांश अपने बाउंसर को एक नज़र देखते हुए सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को, ले जाओ इसे और उस गैस के चेम्बर में डाल दो। थोड़ा तड़प तड़प कर मारना चाहिए ये, सो जहरीली गैस आराम आराम से इसकी बॉडी को खत्म करें। एकांश का ऑर्डर सुनते हुए एक पल की भी देरी न करते हुए उसके आदमी ने उसे चेयर सहित उठा लिया। आदमी चिल्लाता रहा, प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए सर, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी जिंदगी भर गुलामी करूंगा, मैं कभी आपसे गद्दारी नहीं करूंगा आज के बाद। एकांश टेबल की तरफ मुड़ा और टेबल पर रखा पेपर वेट उसने उठाकर गोल घूमते हुए अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लाते हुए बोला, और अंडरस्को, गेम में मजा नहीं आ रहा? थोड़ी फाइटिंग और गोली बारूद की आवाज सुनने का मन कर रहा है। जल्द ही मेरे कानों को तसल्ली मिलने वाली है। थोड़ी देर बाद एकांश अपने केबिन में दोबारा गया और सीक्रेट रूम का दरवाजा खोलते हुए वो कमरे के अंदर पहुंच गया। अनिका भी बेड पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर थकावट साफ साफ नजर आ रही थी। एकांश उसके बगल में आकर बेड किनारे पर बैठ गया और अनिका के सिर पर अपनी हाथ से सहलाते हुए उसके फोरहेड पर आकर सॉफ्ट किस कर लिया। अनिका अभी नहीं जागी थी। तभी एकांश कोल्ड वॉइस में अनिका को जगाते हुए बोला, अंडरस्को, वेक अप बेबी, घर चलते हैं। अनिका हौले से आंखें खोलती है और उसके सामने एकांश का चेहरा आया और वो नींद भरी आंखें पूरा खोलते हुए एकांश से पूछने लगी, अंडरस्को, टाइम क्या हो गया है? एकांश अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए अनिका से बोला, 7:30 क्लॉक बेबी। अनिका गहरी सांस लेकर चेहरा दूसरी तरफ करके बोली, अंडरस्को, चलो चलते हैं। अनिका जैसे ही उठना को हुई उसे याद आया कि वो इस वक्त बिना कपड़ों के हैं और उसके बॉडी पर सिर्फ एक वाइट ब्लैंकेट ही है। अनिका ब्लैंकेट को अपने सीने पर करते हुए एकांश को आंखें फाड़ कर देखते हुए बोली, अंडरस्को, मेरे कपड़े, तुमने फिर मेरे कपड़े के चिथड़े उड़ा दिए। अब मैं घर क्या पहन कर जाऊं? एकांश एविल स्माइल के साथ बोला, अंडरस्को, तो एक काम करते हैं, आज रात यहीं रुक जाते हैं, कल सुबह मैं तुम्हारे लिए कपड़े मंगवा दूंगा और साथ में चलेंगे, तब तक दोबारा शुरू हो जाते हैं। अनिका नाक चढ़ाते हुए एकांश को देखते हुए बोली, अंडरस्को, शट अप, जल्दी से मेरे लिए कपड़े का इंतजाम करो। तभी एकांश अनिका के सामने एक हैम्पर लटकाते हुए बोला, अंडरस्को, ये है तुम्हारे क्लोथ्स, पहन लो। अनिका जल्दी से एकांश के हाथ से कपड़े का हैम्पर झपट्टा मारते हुए
एक एक बार फिर से एकांश को देखते हुए गर्दन हिलाकर बोली, अंडरस्को, तुमने तो डरा ही दिया था। अनिका ने जल्दी से हैम्पर खोला तो उसने देखा कि अंदर सिर्फ एक वाइट शर्ट है जो कि काफी छोटी है, और ब्लू हाफ जीन्स जो कि उसके थाई तक भी ढंग से नहीं आ पाएगी। कपड़ों को देखते हुए अनिका एकांश से बोली, अंडरस्को, ये क्या है? ये कपड़े लाए हो तुम मेरे लिए? इसे पहनकर कैसे जाऊंगी? एकांश अनिका के चेहरे के आगे आते बालों को अपने उंगली से साइड करते हुए उसे देखकर कोल्ड वॉइस में पूछने लगा, अंडरस्को, क्यों? क्या खराबी है इसमें? अनिका अपनी आंखें ब्लिंक करते हुए बोली, अंडरस्को, बोली क्या खराबी नहीं है इसमें? तुम्हारी बुआ जी हर चीज को लेकर कितना ज्यादा सुना देती है मुझे। इन कपड़ों में उन्होंने मुझे देख लिया तो न जाने क्या ही करेगी। तभी एकांश ने अनिका की कमर में हाथ डाल उसे खींचकर अपने से सटाए हुए उसके कान के पास आकर धीमी आवाज में बोला, अंडरस्को, बीवी तुम मेरी हो तो किसी और की चिंता क्यों करती हो? जल्दी पहन लो, कल सुबह 5 बजे हमें निकलना होगा। बोलकर एकांश ने एक ही झटके में अनिका की बॉडी से ब्लैंकेट अलग कर दिया और उसे कपड़े पहनाने लगा। कपड़े पहनाने के बाद एकांश और खुद बेड पर से उठकर अनिका गोद में उठाते हुए उसे कमरे से बाहर ले जाने लगा। अनिका एकांश की गर्दन को अपनी बाहों के घेरे में लिए उसे देखते ही रही। केबिन से बाहर निकलते ही अनिका अपनी सेंस में आ गई और उसने एकांश को हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, उतारो मुझे, यहाँ तुम्हारे एम्प्लॉइज देख लेंगे। अनिका की छूटने की कोशिश देख एकांश ने अनिका को और कसके अपनी गोद में पकड़ लिया और उसे ले जाता रहा। वो लिफ्ट में आया और वहां भी अनिका ने उससे छूटने की कोशिश करते हुए कहा, अंडरस्को, मिस्टर ठरकी, बहरे हो गए हो क्या? मैं कुछ बोल रही हूँ, अब तो नीचे उतारो, मेरी सैंडल भी वही छूट गई। एकांश ने अनिका की एक न सुनी और उसे वैसे ही होल्ड किया रखा। थोड़ी देर बाद लिफ्ट खुली और एकांश अनिका को लिफ्ट से लेकर बाहर निकल गया। बाहर 3 बाउंसर्स थे जो गर्दन झुकाए बिल्कुल सीधे खड़े थे। उन्हें देख अनिका ने अपना चेहरा एकांश के सीने में छुपा लिया। उसे शर्म आ रही थी कि कहीं वो इन दोनों को ऐसे देख लेंगे तो क्या सोचेंगे, लेकिन बाउंसर्स की हिम्मत ही नहीं थी कि एक नज़र भी एकांश को उठाकर देख ले। एकांश ऑफिस बिल्डिंग से बाहर आया और गाड़ी के पास आकर उसने अनिका को गाड़ी में बैठा दिया और खुद भी पैसेंजर सीट पर उसके बगल में आते हुए बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी चलाना स्टार्ट की और एकांश ने गाड़ी का पार्टीशन लगा दिया। अब जाकर कहीं अनिका को राहत की सांस लेने का मन हुआ, लेकिन फिर भी वो एकांश को देखकर अपना मुंह बना रही थी। एकांश ने अपना फोन निकाला और किसी को टेक्स्ट मैसेज करते हुए उसने फोन दोबारा अपने जेब में रख लिया और फिर अनिका बिना देखे ही खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, अंडरस्को, क्या हुआ? छोटी छोटी बातों पर मुंह मत फुलाया करो, एकदम छोटी बच्ची लगती हो तुम। एकांश सिंह ओबरॉय की बीवी हो तो थोड़ा अपने सेंस में रहा करो। अनिका भुए चढ़ाते हुए एकांश को देखकर बोली, अंडरस्को, बीवी? मुझे तो कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं किसी की बीवी हूँ। हमेशा ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी गुलाम हूँ मैं, तुम्हारी हर बात माननी पड़ती है मुझे। तभी एकांश अनिका को गर्दन टेढ़ी करके देखते हुए बोला, अंडरस्को, जो भी समझो स्वीट हार्ट, लेकिन हो तो सिर्फ तुम मेरी। इधर तुषार रिया के फ्लैट में पहुंचा, जहां उसने झटके से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होते हुए वो रिया को आवाज लगाते हुए बोला, अंडरस्को, रिया कहाँ हो तुम? वो बाथरूम की तरफ गया। रिया उसे वहां भी नजर नहीं आई। तभी उसकी घर की बालकनी पर नजरें पड़ी और आवाज लगाता हुआ वो बालकनी की तरफ जाने लगा। अचानक से तुषार के चेहरे का रंग उड़ गया। सामने रिया अपने हाथ में पिस्टल लिए खड़ी थी। गन पॉइंट पर उसका निशान तुषार था। रिया
इस वक्त काफी सीरियस लग रही थी। तुषार झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए रिया को देखकर बोला, अंडरस्को बेबी, ये तुम मेरे ऊपर गन क्यों तान कर खड़ी हो? हटाओ इसे, पागल हो गई हो क्या? कहते हुए उसने रिया के हाथ को छूने की कोशिश की। तभी रिया ने पिस्टल के नोक को सीधा तुषार के खोपड़ी से लगा दी और गुस्से में दांत पीसते हुए उसे जलती आंखों से देखकर बोली, अंडरस्को शट अप, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, अब सिर्फ मेरी चलेगी और तुम्हारी बैंड बजेगी। तुषार अग्निहोत्री, बहुत धोखा दिया तुमने मुझे, नाउ इट्स माई टर्न। तुषार हिचकिचाते हुए रिया से बोला, अंडरस्को तुम कहना क्या चाहती हो रिया? साफ साफ बताओ, पहेलियां मत बुझाओ। वही तुषार के बाहरी भाव से अलग उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो मन ही मन खुद से सोचते हुए बोला, अंडरस्को कहीं इसे सब कुछ पता तो नहीं चल गया कि मैं नहीं। तुषार आगे कुछ सोचता कि तभी रिया ने तुषार का कॉलर अपनी मुट्ठी में कस लिया और गन की नोक तुषार के माथे से सताते हुए ही उसकी आंखों में देखकर गुस्से से चेयर की तरफ इशारा करते हुए बोली, अंडरस्को सिट डाउन। तुषार एक नज़र चेयर की तरफ देखते हुए फिर से झूठी मुस्कुराहट के साथ रिया से बोला, अंडरस्को बट क्यों रिया, क्या कर रही हो तुम? रिया गुस्से से तुषार को घूरती हुई बोली, अंडरस्को लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब तो तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। रिया ने झटके से तुषार के सीने पर हाथ रख उसे धक्का दिया, जिससे तुषार लड़खड़ा गया और अचानक ही वो अपने पीछे मौजूद चेयर पर बैठ गया। रिया ने तुषार को अभी भी गन दिखाते हुए कहा, अंडरस्को चुपचाप बैठे रहो वरना जान निकाल लूंगी तुम्हारी। तुषार के चेहरे पर चिंता नजर आने लग गई थी, जैसे वो रिया से डर रहा था। उसके ऐसे बिहेवियर से उसे कुछ और ही लग रहा था। रिया ने में जल्दी से रस्सी निकाली और उसने चेयर के किनारों पर तुषार के दोनों हाथ बांध दिए अपने, और वही रस्सी चेयर के अगल बगल कसकर घुमाते हुए उसने तुषार को पूरा चेयर से फिट करके बांध दिया। तुषार अपने हाथ हिलाने की कोशिश करते हुए बोला, अंडरस्को रिया तुम पागल हो गई हो, खोलो मुझे। रिया के चेहरे पर अब एविल स्माइल दी। वो तुषार की तरफ झुककर उसकी आंखों में देखकर उसके चेहरे के किनारे पर पिस्टल की नोक ऊपर से नीचे हौले हौले लाते हुए बोली, अंडरस्को क्या हुआ तुषार, परेशानी हो रही है? लेकिन तुमने जो मुझे धोखा दिया उसका क्या? तुषार की अचानक आंखें हैरत से बड़ी हो गई और वो हकलाने हुए रिया से बोला, अंडरस्को का कौन सा धोखा रिया? रिया ने अचानक ही तुषार के बाल को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया और उसके होठों के करीब, बेहद करीब अपने होठों को लाते हुए बोली, अंडरस्को तुमने मुझसे कुछ छुपाया है तुषार, याद करो क्या छुपाया है? तुषार के दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा था, फिर भी वो रिया से बोला, अंडरस्को रिया पागलपंती मत करो, क्या बोले जा रही हो तुम? रिया तुषार के होठों से अपने लब टकराते हुए अचानक ही बोली, अंडरस्को तुमने मुझसे ये छुपाया कि आज तुम्हारा बर्थडे है तुषार। हैप्पी बर्थडे माय डार्लिंग। कैसा लगा मेरा विश करने का तरीका? तुषार जिसके माथे से पसीना निकलने लगा था, वो अपने मुंह का पानी गटकते हुए चौंक कर बोला, अंडरस्को व्हाट, ऐसे कौन विश करता है यार, जान ही निकाल दी मेरी। आगे जारी है। हैप्पी बर्थडे टू तुषार, टीयर्स ऑफ जॉय, हैव अ नाइस डे, दिल दो दिल।